लिखे पॉइंट नंबर 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अगली जो कॉस्ट हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होती है तो लिखना इसके बारे में, इट इज द वैल्यू ऑफ benefit foregone it is the value of benefit foregone by adopting a particular strategy it is the value of benefit foregone by adopting a particular strategy or employing resources। देखिएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या बताई है, इट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट फॉरगॉन। हमारा कोई बेनिफिट फॉरगॉन हो गया क्योंकि हमने किसी और स्ट्रेटजी या उस रिसोर्सेस का कहीं और यूज कर लिया। देखिएगा जब भी हम कोई काम करते हैं, अब जैसे इसको कैसे समझना है ध्यान से देखना, कई सारे एग्जाम्पल से हम जरा इस टर्म को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास ये एक स्पेस है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारे पास ये एक गोडाउन पड़ा हुआ है, ये गोडाउन है, ठीक है, ध्यान से सुनोगे। और ये गोडाउन मैंने किराए पर दे रखा है, रेंट है इसका मान लो 80,000 पर एनम। मेरे पास एक गोडाउन है और वो गोडाउन मैंने किराए पर दे रखा है 80,000 रुपए पर। ये मैं हूं मिस्टर ए। नाउ अब मैं क्या सोच रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि यार मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मैं एक बिजनेस करूंगा और इस गोडाउन को अपना बिजनेस के लिए यूज करूंगा। यूज्ड फॉर ओन बिजनेस। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस गोडाउन को अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगा तो क्या इसे किराए पर दे पाऊंगा? नो सर, नहीं दे पाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि मैंने इस गोडाउन को अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या अपनी एक पर्टिकुलर काम के लिए अगर यूज किया तो कहीं ना कहीं मैं इसका कोई बेनिफिट जो मुझे मिल रहा था वो फॉरगो हो गया?
कितने का बेनिफिट फॉरगॉन हुआ मुझे? 80,000 पर मंथ। 80,000 पर एनम। यानी ये जो गोडाउन है वो मुझे अभी 80,000 रुपए का रेंट कमा कर दे रहा था, लेकिन अगर अब मैं इस गोडाउन का यूज खुद के बिजनेस के लिए करने लग जाऊंगा तो मेरा 80,000 का बेनिफिट फॉरगॉन हो गया। तो बताओ ये 80,000 क्या कहलाई आपकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइएगा और देखते हैं। ये है मिस्टर ए जिनके पास 10 लाख रुपए हैं। ये इस 10 लाख को बैंक में एफडी बनवा सकते हैं और उस एफडी पर इन्हें 10% का ब्याज मिलेगा। मिस्टर ए के पास 10 लाख रुपए हैं जिसकी वो एफडी बनवा सकते हैं और उस एफडी पर उन्हें 10% पर एनम का ब्याज मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस 10 लाख को बिजनेस में लगा दिया। बिजनेस बताइए मुझे, अगर ये 10 लाख रुपए यहां इन्वेस्ट किए, इस वजह से कितने बेनिफिट का फॉरगॉन हुआ? अगर इस 10 लाख को अगर मैं बिजनेस में न लगाता तो बताओ इस 10 लाख पर क्या कमाई कर सकता था? 1 लाख 1 लाख कमा इंटरेस्ट। सकता था। भाई 10 लाख का 10% मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाता? 1 लाख 1 लाख। लेकिन इस मनी को अगर मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो क्या मैंने 1 लाख का बेनिफिट फॉरगो कर दिया क्या? यस सर। ये जो बेनिफिट फॉरगो हुआ इसे मैं क्या बोलूंगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलूंगा। बोलो मीनिंग समझ आ रहा है? किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने या किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करने की वजह से अगर किसी दूसरी जगह पर आपका कोई बेनिफिट लॉस्ट हो गया, आपका कोई नुकसान हो गया, तो उस बेनिफिट फॉरगोन को ही हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। मेरे हिसाब से दोनों एग्जांपल से आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हमारी जो अगली कॉस्ट है वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एन असेट ऑब्लिक रिसोर्स in the current market for the purpose of रिप्लेसमेंट। आइएगा देखो ये क्या बोल रहा है, किसी भी असेट या रिसोर्स की जिसको कि आज आप रिप्लेस करना चाहते हो, उसकी मार्केट में आज जो कीमत चल रही है उसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट।
उसे हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझना, ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में यहां पर मेरा एक प्लांट लगा हुआ है, एक प्लांट मैंने यहां लगा रखा है। मैं सोच रहा हूं इस प्लांट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट ढूंढना चाहता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूं कि अगर आज मैं इस प्लांट को हटा दूं और इसके बजाय मार्केट से एक नया प्लांट ले आऊं, तो आज वो प्लांट कितने में आएगा, उसी वैल्यू को इस प्लांट की क्या बोलूंगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलूंगा। आज ये प्लांट मेरी बुक्स में 5 लाख का चल रहा है, बुक वैल्यू है ये उसकी, मेरी बुक्स में 5 लाख का चल रहा है, और मार्केट प्राइस ऑफ प्लांट, अगर यही प्लांट आज मैं मार्केट में लेने जाता हूं तो इसकी जो मार्केट प्राइस है 650 है। बताइए मुझे आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द प्लांट, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जब मैं किसी भी रिसोर्स को रिप्लेस करने के पर्पस से उसकी मार्केट कीमत को ढूंढने की बात करता हूं, तो वही मार्केट कीमत उस प्लांट की क्या मानी जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मानी जाएगी। तो बताइए प्लांट की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो गई, 6,50,000। 6,50,000। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और बात करते हैं, कितनी हुई सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट? 650, जितने में आज हम रिप्लेस करेंगे तो मार्केट से खरीद के लाएं। ये है एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड में एक एम्प्लॉय है जो इस समय एक्स लिमिटेड को अपनी सर्विसेज दे रहा है। एक्स लिमिटेड जानना चाहती है कि इस एम्प्लॉय की रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है, तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह की सर्विसेज ये एम्प्लॉय दे रहा है, मैं बाजार में जाऊंगा, मैं ये देखूंगा कि सिमिलर प्रकार का एम्प्लॉय कितने में अपॉइंट हो सकता है। न्यू एम्प्लॉय कैन बी अपॉइंटेड एट 4 लाख पर एनम। आप समझना, जिस प्रकार की सर्विसेज ये एम्प्लॉय मुझे दे रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। तो मैं बाजार गया, मैंने रिक्रूटमेंट किया, मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए, तो मुझे ये पता लगा कि सिमिलर प्रकार की सर्विस देने वाला ये एक एम्प्लॉय अवेलेबल है, और ये एम्प्लॉय 4 लाख रुपए में अपॉइंट हो सकता है। तो इसका मतलब इस एम्प्लॉय की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी हो गई, 4 लाख हो गई। हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मैं सिर्फ कॉस्ट को ढूंढने के तरीके की बात कर रहा हूं। मैं तो ये ढूंढना चाहता हूं कि अगर इस एम्प्लॉय को रिप्लेस करूं तो आज मार्केट में सिमिलर प्रकार की सर्विसेज देने वाला एम्प्लॉय मुझे किस प्राइस पर मिल जाएगा, और वही 4 लाख इस एम्प्लॉय की क्या बनेगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बनेगा। तो बात समझ में आ गई, रिप्लेसमेंट का मतलब है किसी भी असेट या रिसोर्स की कॉस्ट जो अगर आज उसे रिप्लेस किया जाए तो मार्केट में क्या कीमत चल रही है। उसे हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट। ये हो गई हमारी 5th पॉइंट। 6th, रेलेवेंट कॉस्ट। अगली कॉस्ट हमारी क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट।
costs which affect choice of decision maker. Cost which affect the choice of decision maker. बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है, रेलेवेंट कॉस्ट उन कॉस्ट को कहा जाता है जो डिसीजन मेकर की चॉइस को, उसके निर्णय को परिवर्तित कर दे, उसके निर्णय पर इफेक्ट डाल दे, उसके डिसीजन पर इफेक्ट डाल दे। उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं। देखो ये मेरी फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। ये मेरे पास एक फैक्ट्री है जहां पर क्या होती है? प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस फैक्ट्री में यहां पर एक रॉ मटेरियल रखा हुआ है, यहां पर ये रॉ मटेरियल रखा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना, ये रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट P1 बनाता है, P1 बनाता है। रॉ मटेरियल ऑलरेडी इन गोडाउन, ₹40,000। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड $70,000। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, मुझे प्रोडक्ट P1 बनाना है जिसके लिए 70,000 का रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें से 40,000 तो ऑलरेडी मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं प्रोडक्ट P1 को बनाने का डिसीजन लेता हूं तो वो कॉस्ट जो मेरे इस डिसीजन की वजह से लगेगी वो कितनी होगी? 70 के 30 के 40? बताओ। क्वेश्चन वापस से सुनना, मुझे प्रोडक्ट P1 बनाना है जिसके लिए मुझे 70,000 का रॉ मटेरियल चाहिए और मेरे पास ऑलरेडी गोडाउन में 40,000 का पड़ा हुआ है। तो अगर मैं P1 को बनाने का डिसीजन लेता हूं तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट जो मेरे डिसीजन को अफेक्ट करे। यानी आप ऐसे रिमेनिंग समझो, 30,000। बिल्कुल, यानी आप ऐसे समझो वो कॉस्ट जो डिसीजन के साथ जुड़ी हुई है, अगर डिसीजन लेता हूं तो वो कॉस्ट लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। 40,000 तो ऑलरेडी गोडाउन में पड़ा है। अगर मान लो मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मुझे P1 नहीं बनाना, तो क्या 40,000 मेरे गोडाउन में ऑलरेडी ले चुका हूं मैं? सुनना मेरी बात को, मैंने बोला मैं P1 नहीं बनाऊंगा तो भी 40,000 तो खर्च कर चुका हूं ना, क्योंकि वो तो माल मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। लेकिन अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं कि P1 बनाऊंगा तो मुझे 30 का मटेरियल और खरीदना पड़ेगा, तो वो जो 30,000 है वो ऐसी कॉस्ट है जो मेरे डिसीजन पर इफेक्ट डाल रही है, उसी को मैं बोलता हूं रेलेवेंट कॉस्ट।
और देखो मैं और एग्जांपल से समझाता हूं। ये मेरा फैक्ट्री सुपरवाइजर है। ध्यान से सुनना, ये फैक्ट्री सुपरवाइजर आज रिटायर हो रहा है और इसे 12,000 पर मंथ की पेंशन देनी पड़ेगी मुझे। मैंने क्या किया, इस फैक्ट्री सुपरवाइजर से एक रिक्वेस्ट की, यार एक जॉब वर्क आया है, एक जॉब वर्क आया है, उस जॉब वर्क पर 2 महीने तुम्हारी जरूरत है, तुम अभी रिटायरमेंट मत लो और तुम 2 महीने मेरे यहां पर काम कर लो, तुम 2 महीने मेरे यहां पर काम कर लो, तुम्हें सैलरी दे दूंगा। जो तुम्हारी सैलरी बनती है 20,000 रुपए पर मंथ। भाई मुझे तुम्हारी जरूरत है, हालांकि तुम रिटायर हो रहे हो, लेकिन 2 महीने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और उस 2 महीने के दौरान मैं तुम्हें 20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी दे दूंगा। तो बताओ सुपरवाइजर को अपॉइंट रखने की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, जो रेलेवेंट 8,000। मतलब मेरे डिसीजन को इफेक्ट करे। बताओ। 8,000 पर मंथ, वेरी गुड। किसने बताया? सर, स्पर्श। बहुत बढ़िया। क्यों है? अब जरा बाकी जने भी सुनो। देखो, अगर मैं इस सुपरवाइजर को हटा देता हूं तो भी मुझे उसे 12,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे ना, और अगर मैं उसे काम पर लगाऊंगा तो मुझे उसको कितने देने पड़ेंगे? 20। तो बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि जॉब वर्क पर लगाने की वजह से मुझे 8,000 रुपए तो देने पड़ रहे हैं उसे, भाई 12 तो मेरे लिए बेकार हो गया ना। 12 तो मुझे दोनों ही सिचुएशन में उसे देने हैं। रिटायर कर दूंगा तो भी 12 देने हैं, काम पे लगाऊंगा तो 20 देने हैं, तो 12 तो दे ही रहा था। काम पर लगाने की वजह से मुझे 8,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा देने पड़ गए। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो गई? 8,000 इंटू 2, 16,000 रुपए टोटल ये मेरी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। बोलो बात आई समझ में? रेलेवेंट का मतलब है वो कॉस्ट जिसकी वजह से मेरे डिसीजन पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं इस फैक्ट्री सुपरवाइजर को अपॉइंट करने का डिसीजन ही ना लूं, कोई बात नहीं, रिटायर कर दो, 12,000 देते रहना, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं इसे अपॉइंट कर देता हूं, अपॉइंट कर देता हूं 2 महीने के लिए, तो मुझे 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो जो 8,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, उसी को मैं क्या बोलता हूं? रेलेवेंट कॉस्ट बोलता हूं। यानी उस कॉस्ट की वजह से मुझे डिसीजन के बारे में सोचना पड़ेगा कि यार इसको 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, तो क्या मुझे ये ऑफर में इस सुपरवाइजर को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? क्यों? क्योंकि इस जॉब वर्क की कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई जॉब वर्क करवाऊंगा तो सुपरवाइजर अपॉइंट करूंगा, तो 8,000 रुपए उसको भी तो देने पड़ेंगे। तो मुझे कभी भी किसी भी पॉइंट पर अगर कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेते समय ध्यान से सुनना, डिसीजन लेते समय जो कॉस्ट मेरे पर अफेक्टेड होगी, जो कॉस्ट मुझ पर क्या डालेगी? अफेक्ट डालेगी, उस कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा? रेलेवेंट कॉस्ट बोलूंगा। नेक्स्ट, संक कॉस्ट। संक कॉस्ट, एक और कॉस्ट हमारे पास होती है संक कॉस्ट। costs which are already incurred in past.
and does not affect the choice of decision maker. Cost which are already incurred in past, underline कर लेना, already incurred in past. ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, इसलिए ये मेरे डिसीजन पर इफेक्ट नहीं डालती है. इज नोन एज संक कॉस्ट. हिंदी में बोलते हैं डूबी हुई कॉस्ट. ये पैसा डूब गया, ये पैसा बर्बाद हो गया मेरा. अब मैं कुछ भी डिसीजन लूं, ये पैसा तो मैं लगा चुका हूं. आओ कैसे? मैंने 3 लाख रुपए की एक लैंड ली है. कब ली है? 5 साल से ले रखी है. 5 साल पहले मैंने एक लैंड परचेस की थी 3 लाख में. टुडे आज मैं एक डिसीजन लेना चाह रहा हूं कि इस लैंड पर फैक्ट्री बनाई जाए. अब मुझे एक बात बताओ, फैक्ट्री बनाऊं या ना बनाऊं, क्या लैंड का पैसा तो ऑलरेडी खर्च हो चुका है? अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मुझे फैक्ट्री बनानी चाहिए तो ये लैंड काम में आ जाएगी. लेकिन अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं कि नहीं यार फैक्ट्री बनाना बेकार है, मुझे फैक्ट्री में कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो भी ये 3 लाख रुपए तो बेकार है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लग चुके हैं. मेरे पास ये लैंड पिछले 5 सालों से पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है, कोई यूज नहीं आ रही है. अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि इस लैंड पर फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन हो जाए, तो भैया कंस्ट्रक्शन का खर्चा तो वापस लगेगा, लेकिन लैंड का खर्चा तो मेरे लिए बेकार है. यानी आप समझ रहे हो, मैं चाहे डिसीजन को हाँ करूं चाहे डिसीजन को ना करूं, ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है. और जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है पास्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट. ये कभी भी डिसीजन मेकर के चॉइस को अफेक्ट नहीं करती है. यानी चॉइस को अफेक्ट न करने का मतलब है, आप चाहे इस काम को करने के लिए यस बोलो, आप चाहे इस काम को करने के लिए नो बोलो, दोनों ही सिचुएशन में ये कॉस्ट बेकार है. दोनों ही सिचुएशन में ये कॉस्ट लग चुकी है आपकी, और इससे आपको डिसीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा. आइए मैं चाहता हूं कि इस फैक्ट्री में T1 बनाया जाए, और इसके लिए मैंने रिसर्च करवाई. रिसर्च की कॉस्ट आई 1 लाख रुपए. अब रिसर्च का रिजल्ट आ सकता है यस बनाना चाहिए, या रिसर्च का रिजल्ट आ सकता है नो नहीं बनाना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज मुझे ये बताओ, अगर रिसर्च का रिजल्ट आता है यस, यानी आपको ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या रिसर्च का पैसा खर्च हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है. अगर आपकी रिसर्च का रिजल्ट आता है कि नहीं इस प्रोडक्ट को नहीं बनाना चाहिए, क्या तो भी ये खर्चा हो चुका है? हाँ, ये है पास्ट कॉस्ट. Yes, sir. ये कॉस्ट में इनकर्ड कर चुका हूं. अब भले ही इस रिसर्च का रिजल्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ये पैसा तो खर्च हो गया. अगर बनाऊं या ना बनाऊं, दोनों ही केस में रिसर्च हो चुकी है.
क्योंकि रिसर्च के बाद ही पता लगेगा कि बनाना है कि नहीं बनाना है। बनाना है तो बनाने की कॉस्ट और लगेगी, नहीं बनाना तो भी 1 लाख रुपए खर्च हो गए। तो इसको बोला जाता है पास्ट कॉस्ट, इसको बोला जाता है पास्ट कॉस्ट। और ये पास्ट कॉस्ट जो ऑलरेडी लग चुकी है कभी भी मेरे डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन कुछ भी लो, ये खर्चा तो आप ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हो, और जो खर्चा आप ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हो वो कभी भी आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता है। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट बोलते हैं। देखिए कई तरह की कॉस्ट, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक सेंटेंस दे देगा, पूछ लेगा ये किस तरह की कॉस्ट है, मीनिंग पूछ लेगा, एग्जाम्पल से पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं आपको इसी तरह से समझा रहा हूं कि जो कॉस्ट ऑलरेडी पास्ट में इनकर्ड हो चुकी है और जो आपके डिसीजन को अफेक्ट न करे, उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? उस कॉस्ट को हम बोलते हैं संक कॉस्ट। और संक कॉस्ट कभी भी आपके डिसीजन पर अफेक्ट नहीं डालती है। कमिटेड कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, which is already decided and hence does not affect choice of डिसीजन मेकर। लीजिए देखिए, कमिटेड का मतलब है आज कमिटमेंट कर दिया है लेकिन कॉस्ट फ्यूचर में इनकर्ड होगी, लेकिन इनकर्ड होगी ही होगी क्योंकि ऑलरेडी डिसाइडेड है। भाई आपने वादा कर दिया उस काम को करने का, उस कॉस्ट को करने का, तो अब आप चाहे वो करो चाहे मत करो, आपको ये कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने कमिटमेंट कर दिया है। तो कमिटेड कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट अभी तक इनकर्ड नहीं की है बट कमिटेड टू पे, यानी ये कॉस्ट तो फ्यूचर की है लेकिन ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हाँ आपको इतना पेमेंट तो करना ही करना है। और ये कॉस्ट कभी भी आपके डिसीजन को अफेक्ट नहीं करती है। क्यों? आप डिसीजन यस करो या नो करो, जिस कॉस्ट के लिए आप कमिट कर चुके हो तो आपको उस कमिटमेंट का पैसा तो देना ही देना होगा। तो ऐसी कॉस्ट को भी हम क्या बोलते हैं? कमिटेड कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट तो फ्यूचर में होगी लेकिन डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है कि हाँ हमें ये पैसा तो खर्च करना ही करना पड़ेगा। उसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? कमिटेड कॉस्ट बोलते हैं।